फंड से जुड़ी बड़ी खबर, आपका पीएफ आपकी मर्जी। जी हां, ईपीएफओ ने नए नियम जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक अब आप पीएफ में जितना चाहें उतना पैसा कटवा सकते हैं और जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल भी सकते हैं। तो क्या है पीएफ के नए नियम, आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं। जी हाँ, आपका प्रोविडेंट फंड आपकी मर्जी। नए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के तहत प्रोविडेंट फंड में आपके कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल के नियमों को पहले से ज्यादा आसान और स्पष्ट बनाया गया है। वीडियो वॉल के जरिए अब मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तो उस पर 12% प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। ये मैंडेटरी है और साथ ही साथ अब आपको ये सुविधा मिलने वाली है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप चाहें तो प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए निकाला है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख तक है तब भी जो अनिवार्य प्रोविडेंट फंड जो कटेगा वो 1800 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर जो वेज सीलिंग है उसकी थ्रेशोल्ड 15,000 रुपए तय की गई है। तो उसके हिसाब से अगर 12% देखें तो 1800 आपका कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। वहीं आपकी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर का हिस्सा भी 1800 का ही है। लेकिन अब आपको ये सुविधा मिल रही है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं और इसका जाहिर तौर पर मतलब यही हुआ, ज्यादा कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्रोविडेंट फंड। हालांकि टेक होम सैलरी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और आप जो अतिरिक्त यहाँ पर अपना प्रोविडेंट फंड बढ़ाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी भी बढ़ाए, यानी कि अतिरिक्त प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी चॉइस दी गई है कि जब आप चाहें आप अपना अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में कभी भी बंद करा सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव है जो नए नियमों में किए गए हैं। अब अगर बात की जाए कि किन परिस्थितियों में आप विड्रॉल कर सकते हैं तो यहां पर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि पहले 13 कैटेगरीज थी जिसके तहत आप विड्रॉ कर सकते थे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, लेकिन अब उसे घटाकर 3 कर दिया गया है। 3 तक सीमित है। कौन सी कैटेगरी है? तो पहली जो कैटेगरी है वो है आवश्यक जरूरतें, जिसमें शामिल किया गया है बीमारी, शिक्षा और शादी को। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है घर खरीदने के लिए, अगर आपको जरूरत पड़ती है पैसे की तो आप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी परिस्थिति जो है वो है विशेष परिस्थितियां, अगर आप किसी क्रूशियल सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ जाती है किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तो वहां पर भी आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं तो ये बड़ा बदलाव मैं आपको बता दूं कि 75% तक आप एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें 25% रकम आपके प्रोविडेंट फंड में बनी रहेगी ताकि भविष्य में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप यहां से उसका इंतजाम कर सके। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल को लेकर। और विड्रॉल को लेकर एक बड़ा बदलाव जल्द ही शुरू होने वाला है, वो ये कि आप यूपीआई के जरिए भी अपना प्रोविडेंट फंड आसानी से निकाल पाएंगे। तो प्रोविडेंट फंड से जुड़े नए नियमों को डिटेल में समझेंगे 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, आपका पीएफ आपकी मर्जी। चले बढ़ते आगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से मिलेट से बने रेडी टू ईट फूड आइटम्स लोग जमकर खरीद रहे हैं, लेकिन क्या बाजार में मिल रहे मिलेट स्नैक्स हेल्दी हैं? अहमदाबाद की एक कंज्यूमर एजुकेशन संस्था के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मेरे हाथ में मिलेट से बनी भाखरी का बॉक्स है जिनका वजन 200 ग्राम है और कैलोरी 1000 से ज्यादा। अगर आपका मकसद ऐसी भाखरी खाकर शुगर को कंट्रोल करना या तो वजन कम करना है तो ये आपके मकसद पर पानी फेर देगा। हेल्दी फूड के तौर पर मिलेट प्रोडक्ट्स की तगड़ी मांग है क्योंकि मिलेट में हाई फाइबर और प्रोटीन होता है। मिलेट से बने बिस्किट, खाखरा, पास्ता, पिज्जा जैसी 50 चीजें बाजार में बिक रही हैं। लेकिन अहमदाबाद की कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने जब मार्केट में 15 मिलेट वेज स्नैक्स का सर्वे किया तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखो तो पता चलता है कि इनमें राइस स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, टैपियोका स्टार्च और पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड इवन सोडियम और फैट लेवल जो है वो बहुत हाई है। तो कंज्यूमर्स सिर्फ ये देख लें कि अरे ये तो मिलेट है, बहुत हेल्दी होगा करके खरीद लेते हैं। तो हम यही उनको मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले आप बैक ऑफ पैक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देखिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो खा रहे हैं वो सच में हेल्दी है या नहीं।
मशीन में जब किसी भी खाने की चीज का बल्क प्रोडक्शन होता है तब आइटम को आकार देने के लिए ग्लूटेन और मैदा डाला जाता है। हम ग्राउंड पर जब कई खाद्य सामग्री बेचती दुकानों में गए तो कई में लेबल में कैलोरी का कोई उल्लेख ही नहीं था, तो कई में सोडियम और शुगर, फैट, पाम घी का ज्यादा इस्तेमाल दिखा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बाजरा, रागी, ज्वार जैसे मिलेट की रोटी खाना सही है, लेकिन बाजार में मिलने वाले स्नैक्स सब कुछ देखकर ही लेने चाहिए। और आजकल मार्केट में जो मिलेट्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल है, लाइक मिलेट्स के बिस्किट्स है, मिलेट्स का एनर्जी बार आता है, मिलेट्स की चिप्स आती है, इसमें काफी अल्ट्रा प्रोसेस हो जाती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत रिफाइन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बढ़ जाता है, तो उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें उन लोग टेस्ट के लिए वो ट्रांसफैट यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, एंड सेकंड थिंग कि जो पाम ऑलिव यूज होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो उससे उसका खास कोई हेल्दी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कैलोरी कंट्रोल करने के लिए हम मिलेट स्नैक्स खाते हैं, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव, शुगर, सोडियम और फैट होगा तो छोटे पैकेट में भी बहुत ज्यादा कैलोरी होती है जो अनजाने में आपका वजन बढ़ाती है और कई बीमारियों को निमंत्रण भी देती है। बाजार में आपको ढेरों विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी सेहत के लिए स्वास्थ्यजनक हो वही रागी और मिलेट की चीजें आपको खानी चाहिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की। जून महीने में मॉनसून की बारिश में 40% की कमी रही है। इससे दालों, खाद्य तेलों और दूसरी फसलों की बुआई 23% तक कम हुई है। अगर जुलाई में बारिश की स्थिति में सुधार नहीं होता तो परेशानी आगे और भी बढ़ सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। भारत में मानसून का सीजन 4 महीने का होता है और इसमें जून का महीना सबसे अहम होता है, लेकिन इस साल जून महीने में बारिश में 40% की कमी देखी गई है और यही वजह है कि इसके चलते खरीफ फसलों की बुआई भी काफी पिछड़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बुआई में करीबन 23% की कमी देखने को मिल रही है। धान की अगर बुआई की मैं बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले 25% तक कम है, जबकि मैं दालों की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले बुआई 30% तक कम है। इसमें तूर दाल की बुआई कम से कम 53% के आसपास उसमें कमी देखी जा रही है। इसके साथ जो खाद्य तेल है उनकी बुआई में भी काफी कमी देखी जा रही है। खाद्य तेलों की बुआई में करीबन 50% तक की कमी है। सोयाबीन और मूंगफली की बुआई में अभी भी काफी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो कपास है उसकी बुआई में भी पिछले साल के मुकाबले 35% की कमी देखने को मिल रही है। और ये भी बता दूं कि ये साल अल नीनो का साल है। इस साल मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश सामान्य से कम होगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस साल जुलाई के अंदर बारिश थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। तो अब सारा वक्त अब ये देखना होगा कि जुलाई में किस तरह की बारिश होती है। अगर ये बारिश जुलाई में जिस तरह से एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं होती तो आने वाले दिनों में जो फसलों की जो बुआई है वो और भी घट सकती है और उसका असर आने वाले दिनों में महंगाई के ऊपर भी पड़ सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली को गर्मी से राहत मिली है। मॉनसून ने दिल्ली में 5 दिन की देरी से एंट्री कर ली है। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वहीं मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों को कवर कर लेगा। मॉनसून को लेकर पूरा अपडेट जानिए असीम से। ये साल अल नीनो का साल है। इसका मतलब है कि इस साल बारिश कम हो सकती है, तो इसकी वजह से हमको जो मानसून है उसके चाल में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मानसून ने इस बार 4 दिन की देरी से केरल तट के ऊपर दस्तक दी। उसके बाद 11 जून तक मानसून महाराष्ट्र पहुंचा और वहां जाकर के रुक गया। 8 दिन तक वहां मानसून रुका रहा और उसके बाद मानसून ने आगे रफ्तार पकड़ी और पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को उसने कवर कर लिया। और उसके बाद अब मानसून ने काफी तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत भी कर दी है। आज मानसून दिल्ली भी पहुंच गया और अगले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों को कवर कर लेगा। अगले 1 हफ्ते तक मानसून पूरे भारत को कवर कर लेगा। तो ये काफी सारे बदलाव है जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और इस साल जो महाराष्ट्र में वो भी मानसून की बारिश अब काफी तेजी से हो रही है। खासतौर पर कि जो महाराष्ट्र के 4 जिले हैं जहां पर की रेड अलर्ट जारी किया गया है, मुंबई, रायगढ़, पालगढ़ और थाने के अंदर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तो अगले कुछ दिनों तक वहां पर भी मानसून की बारिश काफी तेजी से हो सकती है।
तो दिल्ली के बाद बात करते हैं मुंबई की। यहां पर भी झमाझम बारिश जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172 mm बारिश हुई है। बीएमसी ने आज समुद्र से करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुंबई में किस तरह से बारिश से हाल दिखाई दे रहा है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यातायात और लोकल ट्रेन सेवाएं इससे प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3 और जिलों में जमकर बारिश हो रही है। ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं मुंबई के चंदीवली इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां भारी बारिश के बीच एक आदमी की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। भारी बारिश और सड़कों पर पानी भरने की वजह से खुला मैनहोल पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया और व्यक्ति सीधा उसमें गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही इमरजेंसी सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और प्रधानमंत्री मोदी की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच निवेश, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया, तो वहीं ताकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा भाई बताया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में ताकाइची को औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत और जापान में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच फार्मा, रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। दोनों देशों के कई मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ताकाइची इस यात्रा के साथ हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ओडिशा में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए अदानी और अबू धाबी की आईएचसी यानी कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने 50-50 पार्टनरशिप पर करार किया है। इस प्रोजेक्ट पर अदानी पोर्ट और एसईजेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। करण अदानी से खास बातचीत की संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने, आइए देखिए।
एल्युमिनियम प्रोडक्शन के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप और इंटरनेशनल आईएचसी ग्रुप कर रही है। सर, इससे आप देख सकते हैं कि देश में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि जो गैप है, सप्लाई गैप है, वो इस प्रोजेक्ट से पूरा हो सकता है। एज यू राइटली सेड के कंट्री में बॉक्साइट बहुत है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, एंड आज इंडिया फिर भी इतना लार्ज प्रोडक्शन होने के बाद भी फिर भी फ्यू मिलियन टन्स इंपोर्ट करता है। तो दैट एंड ये एल्यूमिनियम का डिमांड और बढ़ने वाला है एज कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के साइड और मूव होगी और डिजिटाइजेशन होगा और डेटा सेंटर्स आएंगे, तो एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट और होगी। तो दिस इज द स्पेस दैट वी फील के इधर इंडिया हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ ग्लोबल रोल, बिकॉज एल्यूमिनियम के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक बॉक्साइट चाहिए, दूसरा अपने को पावर कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो इंडिया के पास कोल बेरिंग बेल्ट अच्छा है, लॉट ऑफ कोल है, एंड उससे अपनी कॉस्ट भी कम हो सकती है, एंड दैट इज वेयर वी थिंक की अपॉर्चुनिटी है। एल्युमिनियम में जो न्यू सिल्वर, किस तरह से आप ग्रीन एनर्जी के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इसको कितनी मदद मिलेगी इससे? So, as you know, Adani Green is one of the largest, not just in India, but globally on the renewable front. And वही strength हम लेके ऑब्जेक्टिव इज कि आज की डे एंड एज में सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन के बिना कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। सो दैट इज वेयर वी आर लुकिंग टू टेक द एडवांटेज एंड द सिनर्जीज ऑफ अदानी ग्रीन एंड वर्क एंड इंटीग्रेट ग्रीन पावर into this manufacturing. Since it's a 50-50 joint venture, तो किस तरह से आप अपने हिस्से का किस तरह से फंडिंग करेंगे, क्या उसका मॉडल होगा? This will be funded through AEL and जैसे आपको मालूम है Adani Enterprise is one of India's largest incubator, and so this is one of the part of the project, new initiative that the group is looking at. चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। आज के बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को रही। और अब पूरा अपडेट बता रही हैं रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और काफ़ी शानदार रही आज बाजार की चाल। और अगर बाजार की बात करें तो यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में यहाँ पर फ्लैट कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 170 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बाजार का अच्छा साथ दिया। अगर आज सेक्टोरियल पिक्चर को देखिए, काफ़ी अच्छी पिक्चर है यहाँ पर। कल के मुताबिक निफ्टी आईटी आज का हीरो रहा, वहां से काफी अच्छे गेन्स दिखाई दिए। दरअसल यूएस की एक एआई कंपनी है जिसने जो एंट्रोपिक और ओपन एआई है उसकी आलोचना की है, उसके मॉडल की आलोचना की है, जहां से आईटी पैक को सपोर्ट मिला और यहां पर अच्छे गेन्स के साथ 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी, ऑटो, डिफेंस, एफएमसीजी और मेटल पैक थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग काउंटर की बात करें तो यहाँ पर पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट और एनर्जी शेयर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के गेनर्स की पिक्चर को देखें तो यहाँ पर क्लियरली आईटी पैक देखने को मिला और सारे ही काउंटर आईटी के यहाँ पर निफ्टी 50 के गेनर में शामिल हुए। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर, एलएनटी और टाटा मोटर, नेशनल जैसे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ऑटो पैक आज फोकस में रहा। ईवी से जुड़ी जो थीम थी वहां पर अच्छे गेन्स देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का हाल। अब आपके पोर्टफोलियो में कोका कोला का भी शेयर हो सकता है। दरअसल अमेरिकी कंपनी कोका कोला भारत में अपनी सबसे बड़ी बॉटलिंग इकाई HCCB यानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का IPO लाने की तैयारी में जुटी है। HCCB में कोका कोला की 60% हिस्सेदारी है। IPO से जुड़े तमाम अपडेट बता रही हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली कोको कोला जो इनकी इंडियन आर्म है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज, उसकी IPO लाने की तैयारी में अब जोरों शोरों से लग गई है। मानना ये है कि इसके जरिए कंपनी करीब करीब 9,000 करोड़ जुटाने के लिए इस टाइम पे एम कर रही है। और इसकी जो खबरें हैं और भी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज मनी कंट्रोल की एक खबर आई है जहाँ पे ये बताया गया है कि लंदन में नेक्स्ट वीक एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इन्वाइट किया गया है ताकि IPO की जो प्लानिंग है उसके बारे में इनको और
और भी ज़्यादा बताया जा सके। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन ये है कि करीबन $10 बिलियन का हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो आती हुई दिखाई देगी। देखिए, कोका कोला हम नाम से ही, बचपन से ही इसको जानते हैं। कंपनी के बारे में हम सबको पता है कि 1997 में इसका सेटअप हुआ था, जिसके इंडिया के अंदर 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस 12 स्टेट्स और साथ में 236 डिस्ट्रिक्ट में, और करीबन 2 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट को इस टाइम पे सर्व करती है। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, किनले और भी काफ़ी सारे ब्रांड इस लिस्ट में हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है फिनेंशियल का। कंपनी के फिनेंशियल हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। फिनेंशियल ईयर अगर हम 22 की बात करें तो करीबन 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 23 में ये करीबन 12,500 करोड़ का हुआ, फिर 14,000 करोड़ का, और यहाँ पे हमें हल्का सा डिप देखने को मिला है करीबन 13,000 करोड़ का। अब अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो वहाँ पे भी स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप फिस्कल ईयर 22 से लेके 23 तक देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है कंपनी का सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2,808 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे कंपनी ने क्या करा था, स्टेक्स कुछ बेचे थे जिसकी वजह से इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था, इसलिए आपको ये नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट की जर्नी भी है वो भी हमें पॉजिटिव साइड में ही जाती हुई दिखाई दी है। करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोको कोला के पास इस टाइम पे 60% की हिस्सेदारी है और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के पास करीबन 40% की हिस्सेदारी है, जो कि इनकी इंडियन आर्म है। और बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग यानी कि मार्केट शेयर की, तो कोका कोला करीबन 55% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। पेप्सिको की बात करें तो 30%, और लोकल ब्रांड कैंपा कोला, लाहौरी जीरा जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका 15% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। इसके अलावा हमने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी सारी और भी एमएनसी है जो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से आई हैं, जैसे कि Hyundai मोटर्स का हमने आईपीओ देखा था करीबन $3.5 बिलियन का, और LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का भी देखा था करीबन $1.5 बिलियन का। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि लाहौरी जीरा, कोका कोला, ये बहुत छोटे साइज में भी अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर बंगलुरु से, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिस डे केयर सेंटर पर मासूम बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी रहती है, वहां बच्चों के साथ क्रूरता देखने को मिली है। आरोप है कि 2 से 3 साल के बच्चों को डराया धमकाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाला गया। साथ ही मुंह पर टॉयलेट स्प्रे से पानी छिड़का गया और बाथरूम में बंद करके प्रताड़ित भी किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी गुस्सा है, जबकि पुलिस ने 5 महिला टेकर्स के खिलाफ केस कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस घटना पर बंगलुरु के पुलिस कमिश्नर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये घटना बेहद दुखद है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही एक दुखद घटना है और तुरंत हमारे पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर किया है और जॉइंट कमिश्नर ईस्ट और डिप्टी कमिश्नर रैंक एक लेडी ऑफिसर को हमने डिप्यूट किया है इस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे हम उन पे एक्शन लेंगे और साथ ही साथ ये कौन रन कर रहा था, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये आउटसोर्स था, तो ये आउटसोर्स एजेंसी कितने इस तरह से रन कर रही हैं वो गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं, तो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने हमें रिपोर्ट दिया है उनसे हम डिटेल ले रहे हैं। बढ़ते आगे और आपको बता दें, बम बम भोले के जयघोष के साथ आज से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके थे। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। यात्रा का जायजा लिया कोमल सिंह ने, देखिए। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो रहा है। बहुत श्रद्धालु मेरे मौजूद है, क्या कहेंगे, पहले दिन दर्शन होने वाले हैं? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे को कि इस यात्रा को हम अमरनाथ की यात्रा को संपन्न करना चाह रहे हैं और इस यात्रा में सबकी यात्रा मंगल हो। उससे कैसा लग रहा है, पहले दिन
दिन दर्शन मिलेंगे बाबा के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हम लोग को कि पहले दिन कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हाँ जी। हैं। पहले दिन अनुभव अच्छा होगा? हमेशा पहले आते हैं। कैसा लग रहा है? दर्शन करने जा रहे हैं? बाबा जी के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप आज अनुभव कैसा? पहले दिन बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। कहाँ से आए सर? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आज पहले दिन दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत काफी ज्यादा सेफ है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। जी। ये हमारी तीसरी यात्रा है और भोलेनाथ की कृपा से हमारी यात्रा संपन्न हो रहा है। बोले भोलेनाथ की जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो लोगों को अलग अनुभव होता है। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत और पाकिस्तान के 117 जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर रिश्ते बहाल करने की अपील की है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुलने की कोई संभावना है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बंद करो आतंकवाद, तभी होगी बात। शाम 7:57 पर जरूर देखें। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।